हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स इंप्लीकेशन ऑन ई शॉप्स एंड आरएसयू। किस तरीके से आपको आईटीआर फाइल करनी होती है सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिनेरियोज क्या होते हैं जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं ई शॉप का, तब आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से आती है, जब आप उन शेयर्स को सेल करते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आती है, सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस, सारे प्रैक्टिकल इश्यूज, कौन कौन से शेड्यूल्स आपको आईटीआर में फाइल करने हैं, किस तरीके से कॉम्प्यूटेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इनकम टैक्स ऑफ ई शॉप्स एंड आरएसयू आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में चाहे इंडियन कंपनी ने आपको ई शॉप्स दिए हैं, चाहे इंडिया के बाहर की फॉरेन कंपनी ने आपको दिए हैं, दोनों सिनेरियो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस, तो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस है, जिसके प्राइजेस बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सीखने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं हमारे कोर्स को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। टैक्स इंप्लीकेशंस फॉर ई शॉप आरएसयू इन आईटीआर फाइलिंग क्या क्या, सबसे पहले समझते हैं। एक बार बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे पोर्टल पे आईटीआर फाइलिंग की तरफ और प्रैक्टिकल फाइलिंग की तरफ। सो व्हाट इज द ई शॉप और आरएसयू होता है कि आपको शायद बेहतर पता होगा। ई शॉप जो है, एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है कि फ्यूचर में जाकर के हम आपको अपनी कंपनी के शेयर देंगे एट अ लोअर प्राइस, मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पे हम आपको अपने शेयर इशू करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ बेनिफिट, इट्स काइंड ऑफ अ परक्विजिट जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहे। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है ई शॉप पूल का। जो भी आजकल स्टार्टअप्स होते हैं, मेनली स्टार्टअप्स में ये चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पे एक ई शॉप पूल बनाया जाता है एंड वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऑफर किया जाता है ना। प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली मैं एक प्रोसेस फ्लो आपको समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, किसी स्टार्टअप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके बाद एक वेस्टेड पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लेट्स सपोज 1 साल, 2 साल, 5 साल। अगर आप उस वेस्टेड पीरियड में कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं तो उसके बाद में आपको क्या किया जाता है, ऑफर किए जाते हैं ई शॉप्स। तो वेस्टेड पीरियड के बाद बारी आती है एक्सरसाइज पीरियड की। तो सपोज अगर आप 5 ईयर एक कंपनी के साथ जुड़े हैं, उसके बाद में आपको 6 मंथ के अंदर जो है ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज करने का पीरियड ऑप्शन दिया जाएगा कि हम आपको जो है कंपनी आपको ऑफर कर रही है। नाउ इट इज योर कॉल कि आप उन ई शॉप्स को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। जनरली जो देखा गया है कि मार्केट वैल्यू जो होती है शेयर की, मार्केट वैल्यू से काफी कम प्राइस पर वो ई शॉप जो है वो आपको इशू किया जाता है। नाउ अगर आप उसको ऑप्ट नहीं करते तो आपके ऊपर कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आएगा। ऑब्वियसली अगर आप ई शॉप को ऑप्ट ही नहीं करोगे तो कोई इंप्लीकेशन नहीं आएगा, बट अगर आप उसको ऑप्ट कर लेते हैं तो उस सिनेरियो में आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है, तो वो आपके लिए परक्विजिट हो जाते हैं। अब परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सपोज एक शेयर 100 रुपीज का है मार्केट में, और आपको जो आपके एम्प्लॉयर ने इशू किया वो क्या 30 रुपीज में। 30 रुपीज में आपको जो शेयर दिया गया उसकी मार्केट वैल्यू जो निकल के आई दैट इज 100 रुपीज, यानी 70 रुपीज पर शेयर का आपको यहां पर प्रॉफिट हो गया है। तो 70 रुपीज मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर्स आपको इशू किए गए, लेट्स सपोज 100 शेयर आपको इशू किए गए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 70, 7000 के परक्विजिट आपके यहां पर निकल के आ जाते हैं। सिंपली जितना आपको बेनिफिट हुआ है उस बेनिफिट को यहां पर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, 7000 को परक्विजिट मान करके आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। जो भी आपका टीडीएस होता है वो टीडीएस वहां पे आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है। इस तरीके से जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो इस तरीके से टीडीएस कट के आपको जो है उसका पैसा मिलता है। उसके बाद लेट्स सपोज 2 साल आपने अपने पास रखा उस शेयर को, स्टॉक को, एंड उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया। उसके बाद बारी आती है कैपिटल गेन आपके राइज हो जाते हैं। अगर आपका वो लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई किया जाता है, अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का पीरियड क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकल चीज हो जाती है। सो अगर वो लॉन्ग टर्म के अंदर क्लासीफाई हो जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अगर वो शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। नाउ अब चलते हैं, आपको मैंने बेसिक्स एक बार क्लियर कर दिए, लीगल एक्सपेक्ट आपको समझ में आ गए। यानी एक चीज आप समझ गए होंगे, एज अ एम्प्लॉई आपके हैंड पर 2 बार टैक्सेबिलिटी आती है, मतलब 2 पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आते हैं इस एक ट्रांजैक्शन के अंदर। पहला पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आपका निकल के आता है जब आप ऑप्शन को, ई शॉप के ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आता है जब आप उसको सेल करते हैं मार्केट में जाकर के। अब जो है इसके टैक्स इंप्लीकेशन को एक बार समझते हैं। मैं आपको एक बार बेसिक्स बता देता हूं, उसके बाद पोर्टल पर चलेंगे, कॉम्पिटिशन सीखेंगे और फाइलिंग किस तरीके से होती है वो सीखेंगे। सो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इट इज कंसीडर्ड एज अ परक्विजिट अंडर द इनकम under the head salary. Hence, when an employee exercises his option, the difference between fair market value as on the date of exercise and
द एक्सरसाइज प्राइस इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से ये चीज समझाई थी कि जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है, हमारे एग्जांपल में हमने फेयर मार्केट वैल्यू जो ली थी वो 100 रुपीज़ की ली थी, 100 रुपीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू है, एंड एक्सरसाइज प्राइस कितने रुपीज़ था, 30 रुपीज़ का एक्सरसाइज प्राइस था। तो डिफरेंस कितना आ गया, 70 रुपये का डिफरेंस था, और हमको 100 शेयर जो है वो हमने ई शॉप पूल में एक्सरसाइज किए थे, 7000 का हमारा यहाँ पर परक्विजिट निकल के आ जाता है। एम्प्लॉयर नीड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सच सैलरी इनकम, तो ये सैलरी इनकम मान करके 7000 इसके ऊपर टीडीएस आपका डिडक्ट कर दिया जाता है। आगे एक चीज देखिएगा, यहां पर पॉइंट आता है फेयर मार्केट वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ समवन विल बी डिटरमिन कि फेयर मार्केट वैल्यू एक शेयर की क्या है। मान लीजिए आप कोई लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर उसने अगर आपको ई शॉप इशू किए हैं तो उसके तो निकालना बहुत ईजी, आप शेयर मार्केट में जो है देख सकते हो क्या प्राइसिंग है उसकी, एंड जिस डे पर आपने एक्सरसाइज किया उस डे का एवरेज प्राइस ले लो, ओपनिंग और क्लोजिंग और दोनों का एवरेज कर लो, वो आपका प्राइस आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। बट क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो लिस्ट नहीं है शेयर मार्केट पे, आजकल तो इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो शेयर मार्केट में तो अभी लिस्ट नहीं हुए, खैर सबका सपना यही होता है कि एक दिन शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे जा करके, बट शेयर मार्केट में वो लिस्ट नहीं है, तो फिर उनकी वैल्यू कहां से डिटरमिन होगी कि फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की क्या है। तो जो मर्चेंट बैंकर होता है, मर्चेंट बैंकर जो वैल्यूएशन लगाता है उस कंपनी की, उस वैल्यूएशन के बेसिस पर उसका शेयर प्राइस निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यहां नोट मैंने आपको दिया है, इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर इफ शेयर वर नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सरसाइज डेट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ट्रेडिंग डे। अच्छा, यहां पर एक केस और आ जाता है, मान लीजिए आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, बट जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन शेयर मार्केट ही क्लोज था, तब आप एवरेज क्या लोगे, ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ है ही नहीं, तो फिर जो उसका प्रीसीडिंग डे है उसके क्लोजिंग प्राइस आप ले लो। ठीक है, तो संडे को मान लीजिए सैटरडे को आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, सैटरडे को उस मार्केट क्लोज रहती है, तो फ्राइडे को जो क्लोजिंग प्राइस है उस शेयर का वो प्राइस आप लेकर के चलो, वो आपका फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, एंड जितने पे आपने एक्सरसाइज किया जो डिफरेंस आएगा वो आपका परक्विजिट कहलाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर प्राइस डिटरमिन बाय द मर्चेंट बैंकर शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर। परफेक्ट सर। इसके बाद एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। वैसे अमेंडमेंट तो एक पॉजिटिव था, टैक्स पेयर के लिए भी काफी बेनिफिट की बात थी यहां पर, और बिजनेस के लिए भी अच्छी बात थी। अमेंडमेंट क्या थी, गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए ये टैक्सेबिलिटी गवर्नमेंट का एक सेक्शन है, गवर्नमेंट एक प्रोविजन के साथ आई, सेक्शन नंबर 80 IAC, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, यानी जिनका काम जो स्केलेबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं, तो उनको रजिस्टर होना पड़ता है। बेसिकली यहां पर आपको मिल जाएगा, एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री से जो है सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। आपने सुना होगा स्टार्टअप स्कीम जो होती है, स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, तो वो स्टार्टअप वाला सर्टिफिकेशन लेना होता है। वो वाली जो एंटिटीज होती हैं, जो उन एंटिटीज, वो एंटिटी जब ई शॉप इशू करती हैं तो उस सिनेरियो में टैक्सेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी डेफर हो जाती है। ये अमेंडमेंट अभी रिसेंटली आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर टैक्स का डेफरमेंट हो जाता है ऑन ई शॉप फॉर एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन नंबर 80 IAC। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, यहां पे मैं वर्ड स्टार्टअप यूज नहीं करूंगा वरना उसमें हर कोई फॉलो हो जाएगा, हर कोई अपने आप को स्टार्टअप बोलता है, हम भी फिनटेक्स प्रो को स्टार्टअप बोलते हैं, बट एलिजिबल स्टार्टअप्स खाली यहां पर कंसिडर किए जाएंगे, मतलब जो कि सेक्शन 80 IAC के अंदर एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सर्टिफिकेशन मिल गया है, उन स्टार्टअप्स को यहां एलिजिबल स्टार्टअप बोला गया है। तो वो स्टार्टअप जब ई शॉप इशू करेंगे तो वहां पे टैक्स डेफर हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। To incentivize the eligible startup and as a relief to their employees, a concession has been provided for the period of withholding tax on e-shops. Accordingly, the employer can defer the deduction of TDS on the perquisite amount up to the occurrence of the following event, whichever is earlier. 3 इवेंट हमको बताए, 3 इवेंट में से विचएवर इज अर्लियर, उस डेट पर आप टीडीएस काट लेना। एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट दे दिया गया, मतलब डेफर हो गया आपका टैक्स। तो 3 डेट क्या दी गई है, पहला है एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ई शॉप। तो जिस डेट को ई शॉप अलॉट हुआ, अगर आप देखिए एक नॉर्मल बिजनेस है, एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है, तो फिर तो आपको एज अ सैलरी मान करके उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ की 7 तक वो टीडीएस डिपॉजिट भी कराना पड़ेगा। बट अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है सेक्शन 80 IAC का, तो उस सिनेरियो में 5 ईयर का टाइम पीरियड आपको यहां पर मिल गया। पहली लिमिट आ गई 5 ईयर की, दूसरी और 5 ईयर कब से, फ्रॉम द
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको वो मिला उस फाइनेंशियल ईयर का एंड प्लस 5 ईयर आपको यहां पर कंसिडर करने हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहां पर 22 एंड 23 में आपको कोई ई शॉप्स मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, सो प्लस 5 ईयर अगर आप करेंगे, प्लस 5 ईयर के बाद एंड से लेना, यानी 31 मार्च 23 प्लस 5 ईयर आप करेंगे, तो जो आपकी डेट यहां पर आएगी उस डेट तक आप जो है यहां पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है डेट ऑफ सेल ऑफ ई शॉप बाय द एम्प्लॉय, और तीसरा है डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर आ जाएगा वो आपका टाइम ऑफ टैक्सेशन बन जाएगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, जिस पॉइंट पर आपका टीडीएस यहां पर काटा जाएगा आपके एम्प्लॉय के थ्रू। ठीक है, सो ये बेनिफिट केवल दिया जाता है एलिजिबल स्टार्टअप्स को। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका, और इससे फर्क भी पड़ेगा जब हम आईटीआर फाइल करेंगे, वहां पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है वहां पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो एलिजिबल स्टार्टअप है या नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि इससे टैक्स डेफरमेंट की बात आती है ना, आपका टैक्स भी डेफर हो जाएगा उस सिनेरियो में। ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसके लिए एक शेड्यूल भी होता है, टैक्स डेफरमेंट का शेड्यूल होता है जो आईटीआर फाइल करते टाइम आपको ध्यान रखना होता है। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन प्रैक्टिकल सेशन, जब मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा। सेकंड टैक्सेबिलिटी आती है, सेकंड टैक्सेबिलिटी आपकी राइज होती है जब आप उस शेयर को सेल करने के लिए चाहते हो। जब आप उस शेयर को सेल करने के लिए जाओगे तब आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज की जाएगी। चलिए अपना एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं जो हमने ऊपर लिया था। आपने मान लीजिए शेयर बाय किया, तो 100 रुपीज़ जो फेयर मार्केट वैल्यू थी और 30 रुपीज़ जो है उसमें उतने में आपने बाय किया था। आज की डेट में आप उस शेयर को बेचने के लिए गए, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया एंड उसके ऊपर पर कुछ, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है और आपका 7,000 रुपये वहाँ पर इंक्लूड हो गया। 7,000 रुपये पे टीडीएस आपका ऑलरेडी कट हो चुका है, टैक्स आपने 7,000 पे दे दिया। सिंपल केस है, आज मैं बेचने के लिए जब गया उस शेयर को तो 200 रुपीज़ का मैंने वो शेयर बेच दिए। सारे 100 शेयर मैंने 200 रुपीज़ के मार्केट में जा करके बेच दिए। क्वेश्चन ये आता है, सेलिंग प्राइस तो पता है 200 रुपीज़, परचेज प्राइस बताइए कितना होगा। परचेज प्राइस में 100 लूंगा या परचेज प्राइस में 30 रुपीज़ लूंगा। मैंने तो एक्चुअल में वैसे 30 रुपीज़ पे किया था, तो आपके माइंड में आ सकता है कि सर 30 रुपीज़ माइनस कर दो, बट नहीं। यहां पर आप एक चीज़ नोट करो कि जो 7,000 के ऊपर मैंने टैक्स भी तो ऑलरेडी पे कर दिया ना, तो जो आपका एक्सरसाइज प्राइस था, मतलब जो आपका प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो जिस डेट को आपने एक्सरसाइज किया उस डेट को जो फेयर मार्केट वैल्यू थी शेयर की, तो उस पर तो टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके ना, 7,000 रुपये का टैक्स आपने दे दिया है। उस सिनेरियो में आपकी जो कॉस्ट ली जाएगी वो 100 रुपीज़ की यहां पर ली जाएगी, माइनस 100 रुपीज़। आपका बैलेंस कितना आ गया, 100 रुपीज़ का आपको पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 10,000 के कैपिटल गेन अराइज होंगे। अब वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है वो भी थोड़ी देर में समझेंगे। आपके कैपिटल गेन जो अराइज होंगे दैट वुड बी 10,000 रुपये के कैपिटल गेन आएंगे, जो कि आपको कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर डालने होंगे, और इसकी टैक्सेबिलिटी नॉर्मल शेयर्स की तरह ही करनी होती है आपको। जस्ट आपको ये जो परचेज प्राइस है इसका ध्यान रखना होता है कि परचेज प्राइस करेक्टली आप किस तरीके से यहाँ कैलकुलेट करेंगे। परफेक्ट सर। Moving further, it is important to note that once option is exercised by the employee, ESOP converted in normal share will be taxed as per Income Tax Act as normal shares are taxed. जिस तरीके से नॉर्मल शेयर का टैक्सेशन होता है उसी तरीके से ESOP के शेयर भी टैक्स किए जाएंगे। कैपिटल गेन अराइज होगा, वेदर इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। जिस तरीके से नॉर्मल शेयर्स के ऊपर होता है उसी तरीके से इन शेयर्स पर भी आपकी कॉम्पिटिशन हम करेंगे। इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन। An employee might sell his share after buying them. In case he sell the share at a higher price than FMV on exercise date, he would be liable for the कैपिटल गेन टैक्स उसका यहां पर लगेगा। नाउ टैक्सेबिलिटी अगर मैं बताऊं तो लिस्टेड शेयर्स अगर आपके हैं तो लिस्टेड शेयर के केस में सबसे पहले अब यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर लेते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग से ये डिसाइड होता है कि कोई शेयर आपका लॉन्ग टर्म है, कोई कैपिटल एसेट आपकी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। सो अगर लिस्टेड शेयर्स की मैं बात करूं, लिस्टेड शेयर मतलब जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उन लिस्टेड शेयर के लिए हमको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना होता है 12 मंथ्स का। सो अगर आप वो शेयर 12 मंथ से ज्यादा अपने पास होल्ड करके रखते हैं,
12 मंथ या फिर उससे ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है। अगर उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टैक्स रेट डिफरेंट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के केस में टैक्स रेट्स अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म के केस में टैक्स रेट अलग हो जाते हैं। सो लिस्टेड शेयर्स के केस में आप यहां पर देखेंगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर मोर देन 12 लेस देन 12 मंथ है, इक्वल टू एंड लेस देन 12 मंथ है, यानी अप टू 12 मंथ है अगर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स आर क्लासिफाई अंडर सेक्शन नंबर 111A एंड इसके अंदर जो टैक्स रेट डिफाइन है दैट इज 15% टैक्स जो है वो आपको यहां पर चार्ज किया जाता है। परफेक्ट। सेकेंड पॉइंट, जो लिस्टेड शेयर्स आपके हैं और जहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ, उनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड ये क्लासिफाई किए जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 112A के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। एंड यहां पर 1 लाख तक की आपको एग्जम्पशन मिलती है। 1 लाख से अबव जितना भी अमाउंट होता है उसके ऊपर 10% टैक्स जो है वो आपका यहां पर चार्ज किया जाता है एंड यहां पर कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। एक चीज मैं बता देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो होते हैं, जब आप कैपिटल गेन के प्रोविजन पढ़ते हैं इनकम टैक्स में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म असेट पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन जो सेक्शन 112A के प्रॉफिट होते हैं, सेक्शन 112A जो है वो क्लियरली मना करता है कि कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल मतलब है, कोई शेयर, कोई भी असेट, शेयर से मत समझो, शेयर में कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए आपने कोई भी असेट खरीदी है 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू नो डाउट बढ़ी होगी, तो कुछ वैल्यू जो बढ़ती है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती है। तो उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को गवर्नमेंट बोलती है कि उस इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको हम रिमूव करेंगे, उस पर कोई भी टैक्स आपसे चार्ज नहीं करेंगे। उस इफेक्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है इंडेक्स करना। यानी अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है और इंडेक्सेशन की वजह से उसकी कॉस्ट जो बढ़ी है वो 20% का इंक्रीज उसके अंदर आया है, तो हम उसकी कॉस्ट 100 रुपीज ना लेकर के 120 रुपीज लेंगे। गवर्नमेंट हर ईयर, सीबीडीटी एवरी ईयर एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू करती है। उसके बेसिस पर हमको एक कैलकुलेशन करनी होती है कि हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इंडेक्स कॉस्ट अगर 100 रुपीज थी 5 साल पहले, तो आज उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें समझा दी इंडेक्सेशन से रिलेटेड, बट आप ये समझ लीजिए जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं 112A वाले, वहां पर आपको वो इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ठीक है सर। मूविंग फर्दर बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स की। अब अनलिस्टेड शेयर्स कौन से हो सकते हैं? वो स्टार्टअप्स जहां से आपको ई-शॉप मिले जो कि शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, या फिर हो सकता है फॉरेन कंपनी से आपको कोई स्टॉक मिला हो, कोई आरएसयू मिला हो, कोई ई-शॉप मिला हो, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, या आईएनसी से, मतलब यूएस की कोई कंपनी है वहां से आपको कोई शॉप मिला है, उस सिनेरियो में क्लासिफाई किया जाएगा अनलिस्टेड शेयर्स के केस में। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसको डिफाइन किया जाता है 24 मंथ्स। वहां पर 12 मंथ की जगह 24 मंथ जो है वो डाल दिया जाता है। सो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 24 मंथ अगर आपका होता है तो उस सिनेरियो में वो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। वहां पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। हर केस में टैक्स अलग तरीके से चार्ज किया जाता है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बायफरकेट योर इनकम फर्स्ट, कि कौन से आप केस में फॉल कर रहे हो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिकॉज कैपिटल गेन आप तभी सही तरीके से कंप्यूट कर पाओगे अपने ई शॉप्स वाले शेयर के ऊपर। एज पर स्लैब रेट टैक्स लगाया जाएगा। एंड अनलिस्टेड शेयर्स है और उस केस में होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 24 मंथ, देन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाते हैं। एंड यहां पर सेक्शन नंबर 112 आता है, बिल्कुल करेक्ट मैंने लिखा है, यहां पर कोई गलती नहीं की है। जो ये सेक्शन लिस्टेड शेयर्स के लिए होता है वो 112A होता है, जो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए वो 112 लगेगा। एंड यहां पर 20% का टैक्स रेट लगता है, बट एक बेनिफिट आपको मिल जाता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है सेक्शन नंबर 112 के अंदर। ओके सर। नाउ एक चीज और क्लैरिफाई कर देते हैं कि लिस्टेड शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दस इफ यू सेल शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड फॉरेन कंपनी दैट वुड बी ट्रीटेड एज अनलिस्टेड शेयर इफ दे आर नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। उसके बाद में बारी आती है अगर आपको लॉस होता है कोई, देखो हो सकता है कैपिटल गेन की जगह आपको कोई लॉस हो जाए, शेयर प्राइस जो है वो कम हो जाए, यस बैंक जैसा अगर कोई केस हो गया, कोई भी केस हो सकता है, वो तो शेयर मार्केट में उसकी प्राइस कम भी हो सकता है। उस सिनेरियो में अगर आपको कोई लॉस होता है तो लॉस को आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 ईयर तक, अगर आपका एडजस्ट नहीं होता सेम ईयर में वो लॉस तो।
ठीक है। उसके बाद में रिपोर्टिंग कैसे करनी है ईशॉप की आईटीआर के अंदर, ये चीज तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम ये सारे नोट्स और एक्सेल पीडीएफ जो भी चीज है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पर, समझते हैं कौन कौन से शेड्यूल्स आपको फिल करने होते हैं, किस तरीके से उन शेड्यूल की फाइलिंग आपको करेक्टली करनी है ईशॉप वाले केस में। चलिए गाइज, वी आर ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन मैंने कर लिया ऑलरेडी। आईटीआर फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आईटीआर 2 या आईटीआर 3 के अंदर ही हमको ये सारे शेड्यूल्स मिलते हैं, तो हम जो है वो फाइल करेंगे यहाँ पर। देखो, अब आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है। जैसे मैंने आपको बोला आईटीआर 2 या 3, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके लिए एप्लीकेबल आईटीआर कौन सी है? क्या आईटीआर 1 में भी आप फाइल कर सकते हो, लेकिन सिनेरियो समझो। आपको अपना केस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको 2 पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बताए थे। पहला होता है जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा होता है जब आप ईशॉप को सेल करते हैं। जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपके लिए वो सैलरी हेड की इनकम होती है, सैलरी में आपको बाइफर्केशन देना होता है। अब आप पहले ये चीज आइडेंटिफाई कीजिए कि सैलरी में जब बाइफर्केशन आपको देना है तो क्या वहां पे टैक्स डेफरमेंट की कोई बात है या नहीं है। टैक्स डेफरमेंट कब आएगा मैंने आपको ऑलरेडी समझा। देखो, अगर थ्योरी में नहीं समझाता तो प्रैक्टिकली आप काम करना पॉसिबल ही नहीं है। आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि करेक्ट आईटीआर आपके लिए कौन सी है। अगर आपके केस में टैक्स डेफरमेंट एप्लीकेबल है, टैक्स डेफरमेंट कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका एम्प्लॉयर सेक्शन 80I(a)(c) के अंदर रजिस्टर्ड है, दैट मींस वो एक एलिजिबल स्टार्टअप है। इन दैट सिनेरियो आपको टैक्स डेफरमेंट का शेड्यूल जो है वो फाइल करना होगा, एंड वो आपको आईटीआर 2 या 3 में मिलेगा। आईटीआर 3 तो खैर बिजनेस क्लास अगर आप हो तो आप वहां पे जाओ, बिजनेस की कोई इनकम नहीं है तो आईटीआर 2 में आप जाएंगे एंड वहां पे आपको वो शेड्यूल मिल जाएगा। आईटीआर 1 में नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी बन सकता है कि आपको जो ईशॉप मिला, जो आपने उसका ऑप्शन एक्सरसाइज किया, आपके सिनेरियो में कोई डेफरमेंट वाला पॉइंट है ही नहीं। आपका परक्विजिट मान के उस पर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया आपके एम्प्लॉयर ने, तो आपको वो शेड्यूल फिल करने की जरूरत नहीं है। उस सिनेरियो में आप आईटीआर 1 के अंदर जस्ट आपको एक बाइफर्केशन देना है अपनी सैलरी के अंदर कि कितना परक्विजिट आपको मिला है ई शॉप्स के थ्रू, एंड वहां पे आप आईटीआर 1 भी फाइल कर सकते हैं। नाउ ये तो पहला पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्लियर हो गया। नाउ किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आपको जो ई शॉप मिला आपने वो सेल कर दिया। उस सिनेरियो में टैक्सेबिलिटी और उस सिनेरियो में आईटीआर किस तरीके से आएगा, तो वहां पर आपके कैपिटल गेन अराइज होंगे। नाउ फिर से वही पॉइंट आता है, क्या आईटीआर 1 में कैपिटल गेन जा सकते हैं? नहीं सर, आईटीआर 1 में कैपिटल गेन जा ही नहीं सकते। तो आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3, इफ आईटीआर 3 इज एप्लीकेबल, उसमें आपको अपने कैपिटल गेन शो करने होंगे। तो जनरली आईटीआर, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, बिजनेस वगैरह नहीं है आपका, एफएनओ में आप काम नहीं करते, शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव में काम नहीं करते, तो आईटीआर 2 के लिए आप जा सकते हो। तो आईटीआर 2 का एग्जांपल यहां पर हम लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे शेड्यूल आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन शेड्यूल भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने शेयर को सेल किया, ईशॉप वाले शेयर को, तो वो भी यहां कवर हो जाएगा। और ईशॉप का किस तरीके से आप सैलरी हेड के अंदर बाइफर्केशन देंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। यहां पे सबसे पहले एक वाई आर यू फाइलिंग आईटीआर, तो आप अपना एप्लीकेबल रीजन यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। देन हमारे शेड्यूल्स आ गए, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से शेड्यूल हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहले इनकम में जाएंगे। इनकम में सैलरी शेड्यूल हमारा रहेगा, कैपिटल गेन शेड्यूल हम टिक करेंगे। वाई? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि जो ईशॉप जब आप सेल करते हो तो किस तरीके से उस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, तो वो कैपिटल गेन के अंदर अराइज होती है। 112A, अगर आपको जो ईशॉप मिले वो लिस्टेड कंपनी के हैं, तो उस सिनेरियो में आपको ये शेड्यूल 112A सेक्शन 112 मैंने बताया भी था शायद आपको, तब ये फिल करना होता है। तो मैं इस पर भी टिक कर लेता हूं, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कैसे आपको वहां पर डिटेल फिल करनी है, अगर वो शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है तो। ठीक है, सो आप चेक करना, मैं तो पूरा अपना कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं, आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिएगा। मूविंग फर्दर, उसके बाद बारी आती है शेड्यूल VDA इज अ डिफरेंट थिंग। नीचे आ जाइए, फॉरेन सोर्स इनकम। ओके सर, अब ध्यान से सुनिए, यहां पे 2 शेड्यूल आपको दिख रहे होंगे इनकम के अंदर। एक है शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम, दूसरा है शेड्यूल टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91। सर ये भी आपको सेलेक्ट करने पड़ सकते हैं। कब सेलेक्ट करने पड़ेंगे आप ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो अगर आपको अगर आपका एम्प्लॉयर फॉरेन में है, Amazon INC है और आप Amazon INC के लिए काम करते हो, Facebook INC के लिए काम करते हो, यूएस की आपकी कंपनी है एंड यूएस के स्टॉक आपको मिले हुए हैं और आपने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है, तो उस सिनेरियो में आपको फॉरेन सोर्स इनकम पे टिक करना पड़ेगा यहां पर, एंड समरी ऑफ टैक्स रिलीफ पर भी यहां पर टिक करना पड़ेगा।
आपको जो यूएसए स्टॉक मिले थे आपने वो स्टॉक बेच दिए, उस सिनेरियो में भी आपको ये 2 शेड्यूल फिल करने पड़ेंगे। तो अगर आपने एक्सरसाइज किया है या फिर सेल किया है फॉरेन के ई शॉप वाले शेयर्स, तो आपको ये 2 शेड्यूल भी टिक करने हैं। लेकिन अगर इंडिया की आपकी कंपनी है, जो आपका स्टार्टअप है वो इंडिया का है, जो आपकी कंपनी है वो इंडिया की, आपका एम्प्लॉयर इंडिया के अंदर है, उस सिनेरियो में आपको ये फॉरेन शेड्यूल फिल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, तो मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे केस में फॉरेन से भी हमको जो है ई शॉप मिला है, इंडिया से भी मिला है, फॉरेन से भी मिला है। तो इसको मैं टिक कर देता हूं सो दैट आपको मैं एक बार शो कर सकूं किस तरीके से यहां पे डेटा फीड आप करेंगे। चलिए सर, मूविंग फर्दर, डिडक्शंस की बारी आ जाती है। डिडक्शन में तो जो भी एप्लीकेबल डिडक्शन है वो आप अप्रोप्रिएटली कर सकते हैं। टैक्सेस के अंदर आपको जाना है। टैक्सेस के अंदर एक शेड्यूल होता है, ध्यान से देखिए इस शेड्यूल को, शेड्यूल टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप। ये आपको कब सेलेक्ट करना है और कब सेलेक्ट नहीं करना। देखो यहीं पर आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मैं बेसिक्स नहीं समझाता तो यहाँ पे आप गलत शेड्यूल हो सकता है सेलेक्ट करते ही ना, आपको पता ही नहीं हो कब करना है कब नहीं करना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, एलिजिबल स्टार्टअप में अगर आप काम कर रहे हो, जो एलिजिबल स्टार्टअप है आपका, यानी आपकी जो एम्प्लॉयर है वो ATIAC के अंदर जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें वो रजिस्टर्ड है। उस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और उसके ई शॉप्स अगर आपके पास हैं और उस केस में आपका टैक्स डेफरमेंट भी हुआ है, खाली काम करना जरूरी नहीं है, टैक्स डेफरमेंट भी हुआ है, यानी जो आपने ई शॉप का ऑप्शन एक्सरसाइज किया, जो उसके में डिफरेंस था, उसके ऊपर कोई टीडीएस आपका नहीं कटा, कोई टैक्स आपका नहीं कटा। वो कब कटेगा? अर्लियर ऑफ द 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, 5 ईयर और कौन सी थी 2 कंडीशन, एक तो 5 ईयर की थी, आप टर्मिनेट हो जाते हो या फिर आप उन ई शॉप को सेल कर देते हो। तो जो विच एवर इज अर्लियर तब आपकी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। अभी आपका टैक्स डेफर हो जाएगा। तो अगर वो एलिजिबल स्टार्टअप है और आपका टैक्स डेफर हुआ है तो उस सिनेरियो में आपको ये वाला शेड्यूल भी फिल करना होता है। तो मैं आपको शो करूंगा, यही आज के सेशन का सबसे जो बोलते हैं ना हीरो जो है, वो हीरो प्रोडक्ट यही है हमारा, शेड्यूल टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप। अगर आपके केस में है तो इसको किस तरीके से करेक्टली फिल करना होता है आपको, वही आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। इसको हम टिक कर देते हैं। एंड अदर्स में आप जाएंगे तो अदर्स में शेड्यूल फॉरेन असेट, सर ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेन की कंपनी के ई शॉप आपके पास है, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है या फिर आपने हेल्ड किए हुए हैं शेयर्स फॉरेन की कंपनी के, तो आपको ये शेड्यूल फॉरेन असेट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। एंड उसके बाद में शेड्यूल असेट एंड लायबिलिटी, ये बेसिकली आज के सेशन का पॉइंट नहीं है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से अबव है तो आपको ये वाला शेड्यूल असेट एंड लायबिलिटी भी फिल करना होता है, और आपकी जो पर्सनल असेट एंड लायबिलिटीज होती हैं वो यहाँ पे डालनी होती है। तो मैं इसको अभी फिल नहीं कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। जितने हमारे आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रेलिवेंट शेड्यूल्स हैं वो मैंने फिल कर लिए हैं। इसके अलावा आपको अपना AIS चेक करना है, 26 AS चेक करना है। अगर कोई और इनकम आपकी आ रही है तो वो एप्लीकेबल शेड्यूल आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। मैंने नॉर्मल वाली काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे भी हैं, अगर आपने कोर्स लिया है तो कोर्स में भी मैंने डाली हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है तो आप ये शेड्यूल फिल कीजिए। आपका कोई और इनकम अदर सोर्सेज की आ रही है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है, आपने वीडियो में इन्वेस्ट किया है तो वो शेड्यूल्स आपको अकॉर्डिंगली फिल करने पड़ेंगे। आज जो हमारा फोकस है वो ई शॉप वाले शेयर्स के ऊपर है खाली। ठीक है, चलिए सर, वी विल कंटिन्यू दिस एंड स्किप द क्वेश्चंस। सबसे पहले आ जाइए, जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर भी आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। क्या डिटेल देनी है मैं बताता हूँ। देखिए जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर फाइलिंग स्टेटस आपको दिख रहा है। फाइलिंग स्टेटस में आप जाएंगे, सबसे पहले ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल चेक कर लीजिएगा, कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आर यू ऑप्टिंग फॉर 115 BAC में आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते, यू कैन, मतलब ये न्यू टैक्स रिजीम होती है 115 BAC, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आप वो यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 115H का बेनिफिट नो, पोर्टुगीज सिविल कोड गोवा के लोगों के लिए होता है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। FII के लिए भी नो करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल नहीं कर रहा, इस पर भी नो रहेगा। डायरेक्टरशिप, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। मैंने आपको बताया था अगर आप किसी ऐसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्ड करते हो जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो आपको ई शॉप देती है और आपने वो ऑप्शन क्या कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, इन दैट सिनेरियो आपके पास आप होल्ड करते हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। ठीक है, उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। यस करते ही डिटेल डालने के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, नेम ऑफ कंपनी डालो। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ABCD डाल देता हूँ।
टाइप ऑफ कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है और डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है। फॉरेन कंपनी से भी तो ई-शॉप मिल सकते हैं, डोमेस्टिक से भी मिल सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मैं अभी डोमेस्टिक ले लेता हूँ, फॉरेन से मिला है तो आप फॉरेन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का पैन नंबर बताइए क्या है, कंपनी का पैन नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस क्या है, अब ओपनिंग बैलेंस मतलब अगर कोई पहले से भी शेयर आपने होल्ड किए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो आप सिंपली जीरो डाल सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जीरो ही आएगी, यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शेयर एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, शेयर एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर, यहां पर आएंगे जो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो नंबर ऑफ शेयर आप यहां पर लिख दीजिए। जैसे हमने अपने एग्जांपल में 100 शेयर लिए थे वो लिख देते हैं। डेट चूज कीजिए, कब किस डेट को आपको मिले हैं, तो 22-23 की एक डेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2023 को हमने परचेज किए वो शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो आपको ये अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो टेंशन मत लो। फेस वैल्यू मान के चलते हैं कितने रुपीज़ है, 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है। इश्यू प्राइस पर शेयर, आपको कितने रुपए में जो है वो शेयर इन केस ऑफ फ्रेश इशू अगर वो है, तो फ्रेश इशू तो हमारे केस में है नहीं तो हम यहाँ पर जीरो कर देते हैं। एंड उसके बाद परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, तो परचेज प्राइस यहाँ पे हमारा कितने में 30 रुपीज़ था परचेज प्राइस, तो 30 रुपीज़ हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने अगर ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर की डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होगी। ट्रांसफर नहीं किया तो आप यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं सिंपली। तो शेयर ट्रांसफर में हम 0-0, हमने कोई शेयर सेल नहीं किया उस कंपनी का तो जीरो आ जाएगा। अगर आपने सेल किए हैं तो आप नंबर सेल्स डाल सकते हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद नंबर ऑफ शेयर, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना बचेगा, 100 बचेगा। एंड इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी 30 नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी आपकी 100 रुपीज़ होगी ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमिन करनी पड़ेगी। अगर टैक्स डेफर हुआ है आपका, अगर टैक्स डेफर हो गया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 रुपीज़ रहेगी। अगर टैक्स डेफर नहीं हुआ, टीडीएस आपका उसके ऊपर कट गया, टैक्स कट गया उसके ऊपर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपीज़ हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में आपको यहाँ पर 100 डालना है। तो आपको चेक करना है कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन शेयर की क्या पड़ेगी। तो हमारे केस में मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, टीडीएस हमने काट लिया था, तो हमारे लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी 100 रुपीज़ हो जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस के जो 100 शेयर मेरे पास बचे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपीज़ है मेरे पास, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे 30 रुपीज़ में तो मैंने बाई किया है बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है, और जो 7000 का बैलेंस है वो ऑलरेडी उस पर मैंने टीडीएस दे दिया है। इसलिए मेरी क्लोजिंग बैलेंस जो शेयर बचेगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज़ की यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप मेरे से पूछेंगे दैट वुड बी 30, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकल के आएगी वो 100 रुपीज़ यहाँ पर आएगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल दीजिएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको डालनी होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है सैलरी हेड के अंदर आ जाइए। यहां पर हम सैलरी हेड के अंदर डिटेल डालते हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टैन ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, टाउन, सिटी, स्टेट, ये सब चीज़ें आप बेसिक डिटेल्स है ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो लेट्स सपोज अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नेचर ऑफ सैलरी, सो बेसिक सैलरी जो भी है वो आप डालिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ की सैलरी, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बेसिक सैलरी मेरी 3 लाख रुपीज़ है। और सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको अपनी वैल्यू डालनी है। जितने ई शॉप्स आपको मिले हैं उसकी वैल्यू, यानी जो परक्विजिट आपको मिले हैं उसकी वैल्यू आप यहां पे मेंशन करेंगे। नेचर ऑफ परक्विजिट में आप जाएंगे, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप सीधा लास्ट में जाइए। अरे रुक जाओ भाई, इधर आइए। तो आपको एक ऑप्शन दिखे, अब यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिखेंगे। 3 मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। ई शॉप से रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। पहला ऑप्शन होगा एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए जहां पर आपका टैक्स डेफरमेंट हुआ है। दूसरा ऑप्शन होगा एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए जहां पर टैक्स डेफरमेंट नहीं हुआ है। और तीसरा ऑप्शन होगा किसके लिए, जहां पर एलिजिबल स्टार्टअप है ही नहीं, यानी वहां पर कोई भी आपका टैक्स डेफरमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 3 ऑप्शन है यहां पर। तो सर सेलेक्ट कैसे करें, एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप देखिए ये रहा, स्टॉक ऑप्शन अलॉटेड और ट्रांसफर बाय एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 80 IAC टैक्स टू बी डेफर्ड। पहला ऑप्शन ये है जहां पर टैक्स की डेफरमेंट हुई है, यानी वो जो 7000 था, हमारा एग्जांपल ध्यान है, 7000 रुपये जो मेरा था उस पर टीडीएस नहीं कटा, उस पर टैक्स नहीं कटा। क्यों? क्योंकि जो उस पर टैक्स होगा वो टैक्स डेफर हो जाएगा। मैंने अभी ना ही अपनी इंप्लॉयमेंट छोड़ी है, ना ही मैंने क्या 3 कंडीशन थी ना, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, इंप्लॉयमेंट अभी नहीं मैंने छोड़ी और अभी बेचे भी नहीं है मैंने वो शेयर, तो इसलिए
टैक्स डेफरमेंट वाला ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है अगर आप उस केस में फॉलो होते हो। दूसरा सिनेरियो ये भी तो बन सकता है कि आपका टीडीएस कट चुका हो, इवन दो वो एलिजिबल स्टार्टअप है बट उसने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया हो। और जनरली देखा जाता है इंडिया के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं वो भी कर लेते हैं काफ़ी केसेस में। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका टीडीएस उस पर कटा है या नहीं कटा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे जाएंगे, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपका आएगा, ध्यान से पढ़िएगा, स्टॉक ऑप्शन अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप रेफर टू इन सेक्शन नंबर 80 IAC टैक्स नॉट टू बी डेफर्ड। यानी वो है तो एलिजिबल स्टार्टअप बट टैक्स डेफरमेंट नहीं हुई है वहां पर, ठीक है। तब आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और एक ऑप्शन और आएगा कि वो एलिजिबल स्टार्टअप है ही नहीं, दोनों में से किसी कंडीशन में फॉल नहीं होते आप, जैसे कि फॉरेन कंपनी हो गई, जैसे कि कोई नॉर्मल कंपनी हो गई, मतलब नॉर्मल स्टार्टअप हो गया जिसने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। उस सिनेरियो में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, स्टॉक ऑप्शन नॉट क्वालिफाइड ऑप्शन अदर देन ई शॉप इन कॉलम नंबर 16, ठीक है। उस सिनेरियो में आप ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है आप कौन से केस में फॉल करते हो। मुझे पता है काफी सारे टैक्स प्रोफेशनल यहां पर भी गलती कर देते हैं, कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना आपको अपने क्लाइंट से डिस्कस करना है कि उनके ऊपर एप्लीकेबल केस क्या है, क्या जिस कंपनी में वो काम करते हैं वेदर इट इज एलिजिबल स्टार्टअप और नॉट, एंड इफ इट इज एलिजिबल स्टार्टअप सो वेदर TDS has been deducted on that amount or not, टैक्स डेफरमेंट का प्रोविजन अप्लाई किए हैं वहां पर एम्प्लॉयर ने या नहीं किए हैं, ये चीज आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी, तभी आप यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट इन कर पाओगे। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा अगर गलत ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे? तो फर्क पड़ेगा, देखो फर्क किस तरीके से पड़ेगा। अगर आप यहां पर सेलेक्ट करते हो ये वाला ऑप्शन दैट कि मेरा एम्प्लॉयर जो है वो एक एलिजिबल स्टार्टअप है और टैक्स डेफरमेंट हुई है, तो टैक्स डेफरमेंट के केस में आपको एक एक्स्ट्रा शेड्यूल फिल करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको सेलेक्ट करवाया था, डेफर टैक्स डेफरमेंट शेड्यूल ऑन ई शॉप वाला जो होता है वो शेड्यूल आपको फिल करना होता है, ठीक है। और बाकी के दो ऑप्शन में आपको टैक्स डेफरमेंट शेड्यूल फिल करने की जरूरत नहीं होती है। अब ऑब्वियसली आप बताओ मैं कौन सा ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पर आपको वो ऑप्शन फिल करने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं आपको डिटेल केस स्टडी दिखाने वाला हूं, ऊपर से चीजें बताऊंगा उसका कोई मतलब नहीं है जब तक मैं बिल्कुल डिटेल में ना घुसूं। तो देखो आपके एम्प्लॉयर ने अगर कोई टैक्स डेफरमेंट नहीं किया तो आपको वो शेड्यूल फिल ही नहीं करना, फिर तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करो, जितना आपको मिला वो परक्विजिट उसकी वैल्यू परक्विजिट के अंदर डाल दो, सिंपल चीज़ है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आ जाएगा एक्चुअल, अच्छा एक सेकेंड, और इसी तरीके से नॉट क्वालिफाइड ऑप्शन आ गया तो वहां पर भी आप ई शॉप की वैल्यू यहां पर डाल दो जो परक्विजिट आपको मिला। एंड ये वाला ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब टैक्स आपका डेफर हुआ है, तो हम जो सेलेक्ट करेंगे टैक्स डेफरमेंट वाला ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अमाउंट कितना आएगा, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, चीज़ों को जितना टेक्निकल बनाओगे वो उतनी टेक्निकल हो जाती हैं, जितना सिंपल रखोगे सिंपल हो जाती हैं। एक्सरसाइज डेट पर आप ये देखो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, अगर वो लिस्टेड है तो शेयर मार्केट में देख लो, अनलिस्टेड है तो सिनेरियो में जो मर्चेंट ब्रोकर है वो आपको बता देगा कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करो जितना आपने प्राइस पे किया, जो बैलेंस आया उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो, आपका परक्विजिट आएगा। सिंपल, आप कहाँ डाल रहे हो, परक्विजिट के अंदर वैल्यू डाल रहे हो ना, इसका मतलब कितना, परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितने अमाउंट का बेनिफिट दिया वो अमाउंट आपको यहाँ डालनी है। सिंपल कंसेप्ट है। सो अपने एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं 50,000 रुपये, ठीक है। वैसे मैंने आपको एग्जांपल कुछ और दिया था बट यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी अपने को उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ना, मैं आपको अभी और कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा। सो लेट्स अज्यूम 50,000 का बेनिफिट हमको हो गया है, 50,000 कम प्राइस में, सिंपल मतलब तो ये निकल के आया ना, फेयर मार्केट से 50,000 के कम प्राइस में हमको शेयर मिल गए हमारे, ठीक। 50,000 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। केस जो हम लेकर के चल रहे हैं वहाँ पर टैक्स डेफरमेंट हुई है, क्योंकि तभी तो आप डिटेल कंसेप्ट समझ पाओगे। चलिए सर, चलिए तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 3 लाख, हमारी बेसिक सैलरी आ गई, ई शॉप आ गया 50,000 रुपये का, ग्रॉस सैलरी आ गई 3,50,000, इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम हमने ऑप्ट की है, एंड सैलरी के हेड की इनकम आ गई 3 लाख रुपीज़। परफेक्ट, इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद वी विल डिस्कस, यस सर, टैक्स डेफरमेंट हमने यहां पर लिया है, तो टैक्स डेफरमेंट वाले शेड्यूल पे आइए। अब सीधा नीचे आएंगे तो आपको यहां पर शेड्यूल टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप वाला शेड्यूल मिलेगा, जो कि सबसे मेन पॉइंट है मुझे जो आपको आज समझाना है। कौन से ईयर में आपको मिला? सो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं 22-23 में यहाँ पे हमको मिला होगा। सर यहाँ पे ओनली 2 साल ही क्यों दिए हैं, 21-22, उससे पहले वाले ईयर यहाँ पे क्यों नहीं दिए हुए?
क्योंकि ये जो अमेंडमेंट आई थी टैक्स डेफरमेंट वाली, ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर आई थी और ये एप्लीकेबल हुई है असेसमेंट ईयर 21-22 से, इसीलिए उस ईयर के ऑनवर्ड जो भी आपको ई शॉप मिले हैं उसी के ऊपर खाली अप्लाई होंगे आपके प्रोविजन टैक्स डेफरमेंट वाले, इसीलिए 2 ईयर आपको यहां पर मिले हैं। सो फॉर एग्जांपल इन अवर केस 22-23 में हमको मेरा यहाँ पे सेलेक्ट करके हमको एडिट करना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको डिटेल फिल करनी है। असेसमेंट ईयर आ गया, अमाउंट ऑफ टैक्स डेफर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स, तो अर्लियर ईयर से तो कुछ नहीं आ रहा इसी साल, अगर अर्लियर ईयर से कोई अमाउंट यहाँ पे आ रहा होता तो वो अमाउंट हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे हम अपने केस में तो 0 डालेंगे, आपके केस में अगर अर्लियर ईयर से कोई अमाउंट आ रहा है तो वो अमाउंट यहाँ पर जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि 5 साल का टाइम था ना, हमने पढ़ा था 5 ईयर तक अगर आप जॉब नहीं छोड़ते हो या 5 ईयर तक सेल नहीं करते हो शेयर, तो आपका टैक्स डेफरमेंट 5 ईयर तक तो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द करंट असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर में क्या कोई इसमें से इवेंट अकर हुआ है? कौन से इवेंट हो गए यहाँ पर, कौन से इवेंट्स हमको बताए होंगे? अरे वही 3 इवेंट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 ईयर वाली कंडीशन, या फिर आपने सेल कर दिया वो शेयर, या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया, मतलब टर्मिनेट हो गई आपकी एम्प्लॉयमेंट उस सिनेरियो में। तो पहला है सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स were sold, specify the date and amount of tax attribute to such sales out of column number 3। तो अगर आपने सेल कर दिए तो आप यहाँ पर, अगर आपने हो सकता है पार्शियली शोल्ड कर दिए हो तो आप पार्शियली शोल्ड सेलेक्ट कीजिए, फुल्ली सारे शोल्ड कर दिए तो फुल्ली शोल्ड, अगर सोल्ड नहीं किए तो आप सेलेक्ट करेंगे नॉट सोल्ड, एंड आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, एंड आपका जितना भी टैक्स डेफरमेंट यहाँ पे बनेगा वो टैक्स डेफरमेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कब तक कैरी फॉरवर्ड रहेगा? वो 5 साल तक, क्योंकि 5 ईयर तक कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। नीचे आइए, दूसरी चीज है कि सीजेस टू बी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब आप जो है वो जॉब छोड़ दिए, तो उस सिनेरियो में जॉब छोड़िए तो यस करेंगे, और जब आपने जॉब छोड़ी तो डेट डालिए, तो आपका टैक्स डेफरमेंट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो आपका टैक्स यहाँ पर इसी ईयर लग जाएगा। देखो ऐसा नहीं है टैक्स नहीं लगेगा, आप पॉइंट पहले इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, टैक्स डेफर हो रहा है ओनली आपका, इट डजंट मीन कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। जो परक्विजिट आपको मिले, हमारे इस वाले एग्जांपल में हमने 50,000 परक्विजिट डाल दिए हैं, तो 50,000 पे टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब जस्ट आपको ये देखना है कि उसका पॉइंट कब है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कब अराइज होगा। तो 5 साल तक तो नहीं होगा अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं छोड़ते हो और सेल नहीं करते हो। तो यहाँ पे अगर आप नो करोगे तो ये नो हो जाएगा, और उसके बाद 48 मंथ फ्रॉम एक्सपायरी फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि वो एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये करके आप जो यहाँ पर सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी, एंड लास्ट में आप देखेंगे आपको एक चीज़ मिलेगी 579 रुपीज़, ये ऑटोमेटिकली आ गया। 579 मैंने नहीं डाला है। क्वेश्चन इज दिस, सर ये 579 कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है? तो सर इस 579 को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा टोटल इनकम हमारी कितनी है, ठीक है। 579 ध्यान में रखिएगा, और पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा ये कैसे आए। वैसे तो ऑटोमेटिकली हो गया कैलकुलेट, बट आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है डेफर टैक्स का अमाउंट 579 रुपीज़। तो टोटल इनकम में आइए, सबसे पहले वो दिखा देता हूं मैं आपको। सो टोटल इनकम में आप देखेंगे 3 लाख तो सैलरी की इनकम है हमारी, एंड 21,632 अदर सोर्सेज की इनकम है। टोटल इनकम आप देखेंगे 3,21,632, ठीक है। अब आप आइए एक बार, अब आपको मैं पूरी कॉम्पिटिशन समझाता हूं। हमारी सैलरी हेड के इनकम, सैलरी हेड के अंदर जो इनकम वो कितनी है, दैट इज 3 लाख रुपीज़। अब इस कॉम्पिटिशन को ध्यान से समझिएगा। अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है हमारी, 21,632। टोटल कीजिए आप, तो 3,21,632 आपका टोटल आ गया। इस पर टैक्स निकालिए, टैक्स इनकम टैक्स निकालिए, इनकम टैक्स कितना आएगा। सो 2,50,000 तक, सर 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होता। ये बात आप किसी लेमैन से बोलोगे तो वो ज़रूर यस बोल देगा, लेकिन मैं बोलूँगा नो। टैक्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में जिसकी एज बिलो 60 ईयर है, उसके केस में 2.5 लाख तक की एग्जाम्प्ट होता है। उसके अबव टैक्स लगता है 5% से। हाँ 87A की रिबेट मिल जाती है, रिबेट की अभी मैं कोई चर्चा कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। 3,20,632 माइनस 2,50,000 यानी 321,632 माइनस 2,50,000 इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जहाँ पे जो लगेगी मल्टीप्लाई बाय 5%। सो व्हाट वुड बी द अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 5%, सो 3,582 ले सकते हैं हम। उसके बाद इसके ऊपर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% होता है इस वाली अमाउंट का, ठीक है।
4% लगेगा। सो इसकी अमाउंट बताइए, 3582 मल्टीप्लाई बाय 4%। आप खुद भी कर सकते हो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो। 143 टोटल कितना आएगा? टोटल वुड बी 3725, हम ये ले सकते हैं। ठीक है, ये टैक्स बन रहा है, दिस इज अ टैक्स अमाउंट जो कि हमारा टोटल इस इनकम पे बन रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है ना, अगर इतना टैक्स इतने के ऊपर बन रहा है तो इतनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनेगा वो फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर। जब इतना टैक्स इतनी इनकम के ऊपर बन रहा है तो इसमें से, इस सैलरी की इनकम में मुझे ये बताओ वो इनकम कौन सी है जिसको हमको डेफर करना है। वो इनकम 50,000 की है ना जो हमने डाली थी कॉम्पिटिशन में, इसमें 50,000 वाली वो इनकम है जिसको हमको डेफर करना है। तो इसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे? 3725, दिस इज द टैक्स जो कि बन रहा है 3 लाख के ऊपर, नहीं सॉरी 3 लाख के ऊपर नहीं, इसके ऊपर बन रहा है ना टैक्स। तो 321632 मल्टीप्लाई बाय 50,000 के ऊपर कितना टैक्स आएगा? मल्टीप्लाई बाय 50,000, क्या अमाउंट आई है बताइए जल्दी से। 3725 डिवाइडेड बाय 321632 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 579। अरे ये अमाउंट तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। 579 सर, ये तो अभी कुछ सुनी सुनी सी अमाउंट लग रही है भाई। अरे वही तो अमाउंट है 579 जो पोर्टल पे कैलकुलेट होके आ रही थी ऑटोमेटिकली। मैंने आपको एक एक फिगर वाइज बता दिया मैनुअली किस तरीके से ये कैलकुलेट की जाती है। खैर मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको एग्जाम्पल क्लियर करना था इसीलिए मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है अपनी अमाउंट। तो पोर्टल पे आ जाइए वापस से, एंड पोर्टल पे चलिए। अब आप समझ गए होंगे 579 की अमाउंट किस तरीके से आपकी कैलकुलेट हुई है पोर्टल के ऊपर। चलिए सर, तो इंडियन कंपनी से अगर आपको ई शॉप मिले हैं जहां पर आपका टैक्स डेफरमेंट हुआ है, सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, कवर कर लिए। सर आपने ई शॉप ही तो कवर किया, आपने ये तो कवर ही नहीं किया जब हम उसको सेल करेंगे तब क्या सिनेरियो बनेगा। समझा देता हूं, वो भी उसके बेसिक्स भी समझा देता हूं, लेकिन वो डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो केस होता है नॉर्मल शेयर मार्केट में जिस तरीके से आपको गेन या लॉस होता है उस तरीके। उसके लिए मैंने 2-2.5 घंटे की एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो वीडियो चेक कीजिएगा। बट फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि देखो आप एक चीज़ समझो, चाहे आप ई शॉप के शेयर बेचो चाहे नॉर्मल शेयर्स बेचो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों जगह ट्रीटमेंट, आप बेच तो शेयर ही रहे हो ना, बस एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। जो आप शेयर मार्केट से डायरेक्टली शेयर खरीदते हो बेचते हो, वहां पे परचेज प्राइस जो होती है, जितना आपने पे किया वो परचेज प्राइस हो जाती है। यहां पर परचेज प्राइस क्या है? परचेज प्राइस वो होगी जो फेयर मार्केट वैल्यू आपके निकल के आएगी, जो फेयर मार्केट वैल्यू आपके निकल के आएगी। हमारे केस में ध्यान है 100 रुपीज़ हमने ली थी, वो वाली वैल्यू यहाँ पर परचेज वैल्यू निकलेगी। परचेज तो आपने किए नहीं ना, वो शेयर परचेज तो किए लेकिन वो तो बहुत सस्ते में हुए, वो नहीं होती परचेज वैल्यू। जो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, वो आपकी परचेज प्राइस होगा। बस ये वेरिएशन आता है। सेल प्राइस तो जो आपने शेयर मार्केट में बेचा वो सेल प्राइस हो जाएगा, अगर आपने ऑफ द मार्केट बेचा तो ऑफ द मार्केट बेचा वो शेयर प्राइस हो जाएगा। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूं कि आप कोई अनलिस्टेड शेयर है उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, लिस्टेड शेयर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। कैपिटल गेन में सारे जाएगा, सारा का सारा कैपिटल गेन में। ठीक है, कैपिटल गेन में आइए। अब ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। ई शॉप जब आपने एक्सरसाइज किया वो हमने डिस्कस कर लिया। जब इंडियन कंपनी का है तो किस तरीके से होगा, फॉरेन कंपनी का ई शॉप है तो उसमें 2-3 पॉइंट अभी रहते हैं क्योंकि फॉरेन शेड्यूल वगैरह फिल करने हैं, वो थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले इंडियन कंपनी से रिलेटेड समझ लो। इंडियन कंपनी का अगर आपने ई शॉप एक्सरसाइज किया वो हमने डिस्कस कर लिया, डेफर टैक्स वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब जब वो बारी आई उसको सेल करने की, शेयर्स को सेल करने की, तो यहां पे आपको कौन सा शेड्यूल फिल करना है। देखो, अगर वो लिस्टेड शेयर था, शेयर मार्केट में वो लिस्टेड शेयर था, तो आप सेलेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 112A। सेक्शन 112A के अंदर 1 लाख रुपए तक का अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो वहां पर कोई टैक्स भी आपको नहीं लगेगा, उसके ऊपर लगेगा 10% का टैक्स रेट। मैंने बेसिक्स में आपको ये चीजें बता दी थी, कैपिटल गेन किस तरीके से लगाया जाएगा लिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म जब होते हैं। और अगर वो लिस्टेड शेयर शॉर्ट टर्म है तो वो जाएगा आपका 11511A में। इसके ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये अगर लिस्टेड शेयर शॉर्ट टर्म है तो वो 111A के अंदर जाएगा, अगर लिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म है तो वो 112A के अंदर जाएगा। सर अगर वो अनलिस्टेड शेयर है तो वो कहां जाएगा? अनलिस्टेड शेयर जाएगा यहां पर फ्रॉम सेल ऑफ अदर असेट अदर देन ऑल अबव आइटम। अगर अनलिस्टेड शेयर है वेदर इट इज लॉन्ग टर्म
और शॉर्ट टर्म वो आपका जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ अदर असेट। मैं तीनों ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। अगर आपको देखो कहीं पर कोई भी डाउट है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कंसल्टेंसी फीस आपको छोटी सी पे करनी होगी एंड उसके बाद आप कंसल्ट कर सकते हो। फाइलिंग आप हमसे करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फाइलिंग भी आप हमसे करवा सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए सर। तो यहाँ पे आपके कैपिटल गेन के शेड्यूल्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट शेड्यूल आपको चेक करना पड़ेगा, आपको अपना केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा ईशॉप कौन से केस में फॉल कर रहा है। क्या वो लिस्टेड शेयर्स है या अनलिस्टेड शेयर है? लिस्टेड शेयर है, लॉन्ग टर्म है तो 112A के अंदर जाएगा। लिस्टेड शेयर शॉर्ट टर्म है 111A के अंदर जाएगा। अनलिस्टेड शेयर है तो वो अदर्स के अंदर क्लासीफाई होगा। तो मैं आपको अदर वाला पहले दिखा देता हूँ। लिस्टेड वाला अगर आपको देखना है ना, तो मैंने बहुत सारी शेयर मार्केट की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सेक्शन 111A और 112 के अंदर कैसे टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। परचेज प्राइस बस डिफरेंट होगा, वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको पता है किस तरीके से निकलता है। अब बारी आती है इसकी अनलिस्टेड शेयर की। अनलिस्टेड शेयर पर टिक कीजिए। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अनलिस्टेड शेयर में बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग लेकर के चलोगे? 24 मंथ का लेकर के चलना है। अप टू 24 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म, चलो लॉन्ग टर्म क्या लोगे बताओ? दोनों जगह सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लॉन्ग टर्म वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे करके चलता हूँ। लॉन्ग टर्म अगर आपका शेयर है तो इसमें आपको पॉइंट दिखेगा A1 जहां पे लिखा है इन केस असेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर, एंटर द फॉलोइंग डिटेल। यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की तो बात की जा रही है यहाँ पर। हाँ सर, बात तो वही की जा रही है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर। अनकोटेड शेयर में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको कितना मिला है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, यानी जितने का आपने वो शेयर आपने कितने में बेचा। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल एक डाल देता हूँ सो दैट आप इजीली चीज़ों को ग्रैप्स कर पाएँ किस तरीके से फिगर्स यहाँ पर जाएंगी। जैसे कि लेट सपोज मान लीजिए जो मैंने सेल किया है ईशॉप वाला शेयर, वो सेल किया है 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और मैंने इसको जो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग कितनी थी? सारे शेयर्स की 1 लाख रुपए थी। और एक्चुअल पेमेंट कितने की थी? एक्चुअल पेमेंट मतलब जितने में मुझको ऑफर किया गया था 50,000 में। इसीलिए तो हमने इसमें से जो ये डिफरेंस आया, यानी 50,000 का जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस हमने दिखाया ना डेफर टैक्स के अंदर जाकर के दिखा दिया। वैसे टैक्स डेफर होगा नहीं अगर हम उसको सेल करेंगे, बट आप समझ लो सेपरेट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ समझा रहा हूं। जरूरी नहीं है सारी चीज़ें आपके केस में होगी कि आपने एक्सरसाइज भी उसी साल कर लिया, सेल भी उसी साल कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में टैक्स डेफरमेंट की बात ही नहीं आएगी। देखो कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं नहीं फंसोगे, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करके चलना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी मैं बड़ा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ सो दैट आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ एक ही एग्जाम्पल के अंदर। अदरवाइज अगर मैं सेम ईयर में बेच रहा हूं तो आप खुद मेरे को आंसर दो, क्या मेरे को टैक्स डेफरमेंट मैं करूंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो उसी साल में सेल कर दिया, तो टैक्स डेफरमेंट का पॉइंट ही नहीं आएगा। अभी तो मैं वहां पर नो करके आया टैक्स डेफरमेंट वाले शेड्यूल में, और यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ वही वाला शेयर, तो दिक्कत आ जाएगी ना। हाँ चलो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये दूसरे शेयर है, जो टैक्स डेफरमेंट में डाल के आए वो दूसरे शेयर थे, ये जो बेच रहे हैं ये दूसरे शेयर हैं कोई, ठीक है। मतलब पुराने ईयर में कोई हमको ईशॉप मिला होगा वो वाले शेयर जिस पर टैक्स डेफरमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। आप समझ गए एग्जाम्पल। चलिए आओ यहाँ पे डेटा फीड करो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मिली है आप अपने को? 2 लाख रुपीज़ की मिली है, सो वी विल एंटर दैट वैल्यू। उसके बाद में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर डिटरमिन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की क्या है जो कि प्रिस्क्राइब मैनर में डिटरमिन आपने की है। तो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू आप 0 डालो, आपको कुछ डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सर ये नहीं डालना फेयर मार्केट, ये नहीं डालना भाई, ये तो परचेज है, परचेज वैल्यू है, ये तो परचेज की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये, ठीक है। उसके बाद बारी आती है नीचे आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ पर विद इंडेक्सेशन। सर विद इंडेक्सेशन क्यों आ रहा है? मैंने आपको बताया था सेक्शन 112 के अंदर कॉम्पिटिशन हम ये कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म हमने यहाँ पर
सेलेक्ट किया है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो इंडेक्सेशन किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ इसी एग्जांपल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको जाना है CBDT CII निकालना है, यहाँ पर CBDT CII रेट निकाल लो करंट ईयर का, नहीं ये आ जाएगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। यहाँ पे जिस ईयर में आपने वो बाई किया, सो लॉन्ग टर्म है यानी मोर अनलिस्टेड है, मोर देन 24 मंथ होंगे यहाँ पर। तो हम लेकर के चलते हैं, मान लीजिए 2021 में हमने मान लीजिए बाई किया था जब इसका CII 301 था, और हमने बेचा कब है 22-23 में जब इसका CII 331 हो गया है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे अगर हम, वैसे तो कॉस्ट हमारी 1 लाख ली जाएगी, बस हमको इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो आपको इंडेक्स कॉस्ट निकालना भी यहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए 1 लाख एंड डिवाइडेड बाय बेस ईयर का जो होता है उससे डिवाइड किया जाता है, करंट ईयर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कौन सा लिया था मैंने, 2021 का लिया था ना, 24 मंथ हो रहे हैं पहले ये देख लो, चलो एज्यूम कर लेते हैं 24 मंथ वैसे हो जाएंगे, 3 साल है, मान लेते हैं 24 मंथ, यहाँ 2 साल कंप्लीट हो गए। डिवाइडेड बाय 301 एंड मल्टीप्लाई बाय 311, मल्टीप्लाई बाय 311, ये हमारी इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,03,322। ये फिगर आप डालेंगे यहाँ पर, यहाँ पे पुट कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 103322, 103322, ठीक है, 10 भी आएगा ना, 10, ठीक है। दूसरी तरफ अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं हमारे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमको इंडेक्स नहीं करना है इसको, जस्ट हमको पूरी वैल्यू डालनी है 1 लाख रुपये। देखो मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, राइट, कंफ्यूज कहीं पे भी मत होना। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता तो वहां पे आप ये प्रोसेस नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, इसीलिए आपको यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पर इस शेयर की लेनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म वाले सिनेरियो में। परफेक्ट, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे 96, कितना है 96678, इसको हम ऐड कर देंगे। और इस तरीके से 112 वाले जो है वो भी आपको ऐड करने हैं। 112 के लिए एक सेपरेट शेड्यूल होता है, वहाँ से ऐड होते हैं, और जो 111A वाले होते हैं यानी लिस्टेड शेयर वाले जो होते हैं वो आपको, उसको मैं शो कर देता हूँ, वैसे लिस्टेड वाले भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11A आ गया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जाते हैं जो कि आपको लिस्टेड शेयर्स पर होते हैं। यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो कहीं पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट क्या लेके चलोगे, हमारे केस अगर ये वाला केस यहाँ एप्लीकेबल होता 1 लाख रुपये कॉस्ट ली जाती, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। और इस पर जो टैक्स निकाला जाएगा वो कितने पे निकलता है, 15% रेट से टैक्स निकलता है सेक्शन 111A के अंदर। बैक आइए, बहुत डिटेल वैसे एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये वाला इनकम टैक्स की वेबसाइट भी हैंग हो रही है भाई साहब, लास्ट डेट आ रही है क्योंकि इस वजह से। हाँ 112A आ जाइए, 112A के अंदर हमको ये वैल्यू शेड्यूल से आती है, यहाँ पे आपको फिल नहीं करनी होती, शेड्यूल फिल करना होता है। सेक्शन शेड्यूल 112A वाला दिखा देता हूँ मैं आपको, शेड्यूल पे क्लिक करके। तो ये शेड्यूल ओपन हो गया, यहाँ पे आप ऐड डिटेल करेंगे, यहाँ पे आपको शेयर्स अगर आपने एक्वायर किए हैं आफ्टर 31 जैन तो आपको आफ्टर 31 जैन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आप डाल दीजिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी। अब यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म है, क्या मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालूंगा, नहीं, मैंने आपको क्लियरली समझाया था थ्योरी वाले पार्ट में कि सेक्शन 112A की जब हम बात करते हैं, लिस्टेड शेयर्स के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं, वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो यहां पर हमको अगर ये केस एप्लीकेबल होता तो 103322 नहीं लेना, यहां पर हमको 1 लाख रुपीज लेना है ओनली, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंस अगर कुछ है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज 0 डाल दीजिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 2 लाख रुपीज है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 लाख रुपये आता है। और 1 लाख तक का एग्जाम यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना होता, अगर 1 लाख तक का टैक्स होता है सेक्शन 112A के अंदर। देखिए अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग टेक्निकलिटीज है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। थ्योरी वाला सेशन एक बार रिकैप कर लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता ना कि मेरा वीडियो कौन देख रहा है, मेरा वीडियो तो वो भी देख रहा होगा जिसको कैपिटल गेन है, मेरा वीडियो वो भी देख रहा होगा जिसको खाली जिसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हो, मेरा वीडियो हो सकता है वो पर्सन भी देख रहा हो जिसने दोनों काम एक ही ईयर में कर लिए हो। तो मुझे तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है सर। कैंसिल कर दीजिए, परफेक्ट सर, समझ में आ गया सर। एक बात तो समझ में आ गई, डोमेस्टिक कंपनीज जो है उसके लिए तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। देखो डोमेस्टिक कंपनी जब आप एक्सरसाइज करोगे वो मैंने डिस्कस कर लिया, एक्सरसाइज करने के बाद सैलरी में किस तरीके से आपको दिखाना है, टैक्स डेफरमेंट का क्या सिनेरियो होगा वो डिस्कस कर लिया। कैपिटल गेन अगर आपको होते हैं डोमेस्टिक कंपनी के, लिस्टेड शेयर्स के भी डिस्कस कर लिए, अनलिस्टेड शेयर के भी डिस्कस कर लिए।
अब बचती है एक चीज, सर फॉरेन कंपनी का क्या करोगे? फॉरेन कंपनी के केस में अगर कैपिटल गेन होते हैं, देखो कैपिटल गेन शेड्यूल आपको इसी तरीके से फिल करना है। कैपिटल गेन शेड्यूल में वो अनलिस्टेड शेयर के अंदर आपका क्लासिफाई किया जाता है, अदर सेलेक्ट करना है, अनलिस्टेड शेयर सेलेक्ट करना है, वहां पे आपका कैपिटल गेन में आएगा अगर फॉरेन के शेयर्स हैं आपके पास तो। साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा शेड्यूल्स आपको फिल करने पड़ेंगे अगर फॉरेन के ई शॉप आप होल्ड करते हो उस सिनेरियो में। सर ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली, अगर Amazon INC के आप ई शॉप होल्ड करते हो और बाहर के ई शॉप्स होल्ड करते हो, देखो ई शॉप होल्ड कर रहे हो उस सिनेरियो में भी आपको एक शेड्यूल फिल करना पड़ेगा। आपने हो सकता है उसको एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने पे तो आपको सैलरी के अंदर डालना पड़ेगा जो भी सिनेरियो है। टैक्स डेफरमेंट वहाँ पे नहीं होता, यूएस में तो पता नहीं क्या, यूएस में टैक्स नहीं कटेगा आपका वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इंडिया के अंदर सैलरी के अंदर क्या करना पड़ेगा, टैक्स डेफरमेंट वाला शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर फॉरेन के आपको मिले हैं शेयर्स तो, ठीक है। साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल, एक नहीं 2-3 इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, मैं आपको नोट करवाता हूँ। सबसे पहले है शेड्यूल फॉरेन असेट। शेड्यूल फॉरेन असेट पे आ जाइए। फॉरेन असेट में आपको यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल असेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, थर्ड ऑप्शन आपका आता है डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी और डेट इंटरेस्ट। तो इक्विटी इंटरेस्ट होता है आपका, तो इक्विटी A3 वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी है आपकी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेम ऑफ एंटिटी जो भी नेम है वो डालिए। एड्रेस यहाँ पर मेंशन कीजिए, जिप कोड जो है वहाँ का वो मेंशन कीजिए। नेचर ऑफ एंटिटी जो है वो क्या है, कंपनी है क्या नहीं है, जो भी नेचर ऑफ एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड वहाँ LLC होती है वहाँ पे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डेट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपको क्या मेंशन करनी है, जब आपने मान लीजिए आपने ऑप्शन जिस दिन एक्सरसाइज किया तो वो एक्सरसाइज की डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या है, लिस्टेड शेयर है तो आप जो है इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर आप डाल सकते हैं जितना आपने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे $30 में मान लीजिए आपको मिल गया, जितने भी डॉलर्स में आपको मिल गया, तो इनिशियल टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर डालनी है कि कितनी वैल्यू आपने इन्वेस्ट की वहाँ पर। यहाँ से इनकम कंप्यूट नहीं होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो आपको फॉरेन असेट का शेड्यूल देना होता है वो 31 दिसंबर 22 तक देना होता है। यूएस में जो चलता है वो कैलेंडर ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं चलता। कैलेंडर ईयर आपका 31 दिसंबर को ओवर हो जाता है, तो आपको जो फॉरेन असेट के अंदर डिटेल देनी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूएसए वो 31 दिसंबर तक की देनी होती है। तो कोई ऑप्शन अगर आपने एक्सरसाइज किया लेट सपोज Feb 23 के अंदर, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस ईयर में रिपोर्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 22 तक के जितने भी ई शॉप अगर आपने कोई एक्सरसाइज किया है वो आप होल्ड करते हो, उसकी डिटेल आपको देनी है। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर आ गया था। पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, वो शेयर पीक कौन से टाइम पे गया है जब आपने बाय किया। देखिए गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए शेयर प्राइस, उसका शेयर प्राइस सर्च कीजिए और वहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए जिस मंथ में आपने बाय किया था और कब तक का देना है आपको, 31 ये आपका दिसंबर तक का फिल्टर लगाइए। उसमें देखिए पीक प्राइस पे कब जा रहा है वो शेयर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने नंबर ऑफ शेयर जितने आपके पास हैं, आपका पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्लोजिंग वैल्यू कैसे आएगी, जो प्राइस क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे 31 मार्च की नहीं लेनी है, आप कब तक का रिपोर्ट कर रहे हो, 31 दिसंबर तक का रिपोर्ट कर रहे हो, क्लोजिंग वैल्यू आपको 31 दिसंबर तक की लेनी है। एंड उसके बाद में टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया या क्रेडिट हुआ विद रिस्पेक्ट टू द होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड, कितना अमाउंट आपने उसके रिस्पेक्ट में पे किया। तो जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आपने पे की है। उसके बाद टोटल प्रोसीड से, सेल से आपको कितना पैसा मिला, तो सेल आपने अगर की है तो आप डालो, अदरवाइज आप यहाँ पे 0 मेंशन करो एंड देन इसको ऐड कर दो। इस तरीके से आपको अपना ई शॉप यहाँ पर ऐड करना होता है। ये बेसिकली आप डिटेल दे रहे हो कि फॉरेन में आप जो है असेट होल्ड करते हो, उसकी डिटेल आप इस शेड्यूल के अंदर देते हो। शेड्यूल FA बोला जाता है इसको, फॉरेन असेट का शेड्यूल इसको बोला जाता है। ये ऐड करके आप यहाँ ऐड कर दीजिएगा, मैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ दिखा रहा था। उसके बाद में बारी आती है फॉरेन सोर्स इनकम वाले शेड्यूल की, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना होता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम। अब अगर आपको फॉरेन से बेनिफिट मिला, ई शॉप मिले और आपने वो ई शॉप एक्सरसाइज किए, लेट सपोज फेसबुक INC से आपको ई शॉप मिले, आपने वो ई शॉप एक्सरसाइज कर लिए, उस सिनेरियो में आपको यहाँ पर इनकम भी तो होगी। जैसे इंडिया के केस की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक परक्विजिट आपका निकल के आता है, उसी तरीके से वो परक्विजिट निकलेगा
यूएस के शेयर्स का, फेसबुक वाले शेयर का परक्विजिट भी उसी तरीके से निकाला जाएगा एंड वो आपको यहां पर शो करना है डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और ऊपर सैलरी वाले हेड में भी आप वहां पर शो करेंगे, शेड्यूल एफएसआई में भी उसको आप शो करेंगे। यहाँ पर आपको ऐड डिटेल करनी पड़ेगी एंड यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्री। तो यूनाइटेड स्टेट हम कर रहे थे अपना एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप पैन नंबर डाल दीजिए, पैन नंबर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, सॉरी पासपोर्ट नंबर नहीं है तो पैन नंबर आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन से हेड में वो आपने इनकम इनकॉर्पोरेट की है। तो परक्विजिट्स हैं वो एक तरीके से सैलरी हेड में हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है, तो सैलरी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑफर्ड फॉर टैक्स इन इंडिया, तो जितनी इनकम थी तो हमने 50,000 ऐड किया था वहाँ पे, जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, उस परक्विजिट की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमको एक वार्निंग दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इनकम आप यहाँ पे दिखा रहे हो मेक श्योर करो कि आपने अप्रोप्रिएट हेड में भी डाली हो। तो सैलरी हेड में मैंने ऑलरेडी वैसे 50,000 डाला था, आपको ध्यान होगा, तो हमारा केस में ओके है। तो ध्यान रखिएगा सैलरी हेड में तो वो जाएगी ही जाएगी, ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अच्छा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये जो काम कर रहे हैं ना फॉरेन, ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जब आपने फॉरेन के ई शॉप्स को एक्सरसाइज किया या फॉरेन के ई शॉप को जो है वो सेल किया है। अगर फॉरेन में कुछ नहीं किया तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये काम एक्स्ट्रा है। यानी जो डोमेस्टिक वाले काम कर रहे हैं वो काम तो आपको करना ही है, सैलरी हेड में तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा वो परक्विजिट, साथ में आपको ये काम भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, नाउ आपको चेक करना है कि सैलरी के ऊपर यूएस में कितना विदहोल्ड हुआ है आपका टैक्स। अगर कुछ विदहोल्ड हुआ है तो वो वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे। आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और सैलरी रिसीट चेक कर सकते हैं इस डिटेल को चेक करने के लिए कितना विदहोल्डिंग आपका इस अमाउंट के ऊपर हुआ है। कंफ्यूजन नहीं, टोटल विदहोल्डिंग नहीं, 50,000 के ऊपर कितना विदहोल्ड टैक्स हुआ है यूएस के अंदर, वो अमाउंट यहाँ पे डालना। लेट्स सपोज आप 10% स्लैब रेट में फॉल करते हैं यूएस में, 10% आपका विदहेल्ड टैक्स कट जाता है यूएस में, उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे आप इसका 10% मेंशन करेंगे विच इज 5,000 रुपी। टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर नॉर्मल प्रोविजन के अंदर आपको कितना टैक्स लगेगा यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो 50,000 के ऊपर हमारा कितना टैक्स यहाँ पे निकल के आ रहा था, कैलकुलेट कर लेंगे हम। 50,000 की वैल्यू के ऊपर इंडिया में हमारे केस में तो 5% स्लैब में हम फॉल कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5%, 2500 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 2500 भी नहीं आएगा क्योंकि इनकम हमारी 5 लाख से अंडर है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि टैक्स पेबल कितना है, तो एक्चुअल में टैक्स पेबल 0 बनेगा बिकॉज हमारी इनकम 5 लाख से अंडर है और वहाँ पर आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। सो टैक्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे केस में 0 बनेगा, बट आपको चेक करना, हो सकता है मे बी आप 20% स्लैब रेट में फॉल कर रहे हो। उसके बाद बारी आती है रेलेवेंट आर्टिकल ऑफ DTA इफ रिलीफ क्लेम अंडर सेक्शन 90 और 90A में अगर आपने रिलीफ क्लेम किया। अब रिलीफ किस चीज़ का है सर और ये क्या रिलीफ है ये बताइए आप हमको। देखो रिलीफ आपका क्या होता है, आपने यूएस में भी टैक्स दे दिया बट इंडिया में हमारे केस में तो टैक्स बना नहीं, बट हो सकता है आपके केस में आप 20% स्लैब में फॉल कर रहे हो, 30% स्लैब में फॉल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये रिलीफ मिलेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडिया और यूएसए के बीच में है, एंड वो रिलीफ आप यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। ना क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर भी देना पड़ेगा कि किस आर्टिकल के अंदर आपको वो रिलीफ क्लेम करना है। सो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर आप डालेंगे वो आर्टिकल नंबर 23 यहाँ से आप चेक करेंगे, वरना आप DTA भी चेक कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए का, तो उस एग्रीमेंट में भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा कौन सा आर्टिकल में ये कवर रहेगा। यहाँ से आप सर्च करेंगे यूएसए कंट्री या फिर कंट्री से सेलेक्ट कर लीजिए यूएसए, तो यूएसए का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 23 आर्टिकल में वैसे ये कवर होगा अदर वाले ऑप्शन में। उसके बाद में इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एंड कंफर्म कर देंगे। तो ये तो हमने यहाँ से ऐड कर दिया और कितना रिलीफ मिलेगा हमको वो भी यहाँ पर आ जाएगा। रिलीफ हमारे केस में 0 बना है, बट आपके केस में अगर कोई अमाउंट यहाँ पर आएगी तो वो रिलीफ यहाँ पर आपका बनेगा। सो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। इसके साथ में आपको फिल करना पड़ेगा शेड्यूल फॉरेन टैक्स रिलीफ। शेड्यूल फॉरेन टैक्स रिलीफ हमको फिल करना पड़ेगा, ये रहा शेड्यूल टैक्स रिलीफ। अगर टैक्स रिलीफ नहीं बनता है आपके केस में भी तो आपको कुछ भी शेड्यूल फॉरेन टैक्स रिलीफ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो है टोटल रिलीफ वैसे हमारे केस में 0 बन रहा है, ऑटोमेटिकली आता है जो भी हमने शेड्यूल फिल किया था वहाँ से। यहाँ पे आपको कौन से सेक्शन में आपने डाला है, 90 में आप डालेंगे कि 90 के अंदर इंडिया और उसके बीच में जो क्या है DTA, ये सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 90।
यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में कंफर्म कीजिए, तो ये आपका रिलीफ यहाँ पर आ जाएगा। बट रिलीफ करने के लिए, रिलीफ आपको ऐसे यहाँ से आपका नहीं आता है, रिलीफ आपको एलिजिबल आप तब होंगे रिलीफ के लिए जब आप एक फॉर्म 67 फाइल करेंगे। तो बिफोर गोइंग इन फर्दर कि कैसे आपको ITR फाइल करनी है, आपको फॉर्म नंबर 67 में जाना है। फॉर्म 67 में आज के सेशन में नहीं समझा रहा हूँ, मैंने US स्टॉक पे किस तरीके से टैक्स लगता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी टाइप करोगे डायरेक्टली US स्टॉक टैक्सेशन फिनटेक्स प्रो, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने डिटेल में फॉर्म 67 फाइल करना सिखाया है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको वो फॉर्म भी फाइल करना है, 67 फॉर्म भी फाइल करना है, तभी आप यहाँ पर ये रिलीफ क्लेम कर पाओगे, अगर आपको कोई रिलीफ बनता है तो। ठीक है सर। उसके अलावा और कोई जो भी एप्लीकेबल शेड्यूल है, शेड्यूल अदर सोर्सेज हो गया जैसे, और शेड्यूल आपका हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, जो भी आपकी इनकम आ रही है AI से चेक कीजिए, उसको मेंशन कीजिए एंड उसके बाद में अपनी ITR को कंटिन्यू कीजिए, फाइल कीजिए। इस तरीके से आज हमने डिटेल में समझा। वैसे फॉरेन शेड्यूल, मतलब जब फॉरेन में आपको ई-शॉप मिले हैं वहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी ज़्यादा आ जाती हैं, कुछ शेड्यूल्स आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, सच एज शेड्यूल फॉरेन असेट, शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम, शेड्यूल फॉरेन टैक्स रिलीफ और फॉर्म नंबर 67। अगर इंडिया के ई-शॉप्स आपको मिले हैं तो केस बहुत सिंपल होता है, जस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका एम्प्लॉयर एलिजिबल स्टार्टअप है या नहीं है, और टैक्स डेफरमेंट का केस आपके ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपके साथ, ई-शॉप से रिलेटेड जो टैक्स इंप्लीकेशन है इंडिया में जो लगेंगे, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। कोई क्वेरी आपकी अभी भी रह जाती है, आप कमेंट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमने वेबसाइट का, वहां जाके आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।